नवाब मलिक जिस तरह की फालतू बातें बोल रहे हैं, जिस तरह से वो टेंटेड बातें बोल रहे हैं, हालांकि कोर्ट का चाबुक उनको ठीक लगा है और भी लगना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल कॉग्निजेंस भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नवाब मलिक साहब की जुबान पे अब ताला, कोर्ट का ताला लग गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है और कोर्ट ने जो भी इन सारी चीज़ों को देखा समझा होगा वो ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा और ये अच्छी शुरुआत है और ये होना भी चाहिए। नवाब मलिक साहब के लिए अब बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। वो जो एक सिंपैथी क्रिएट करना चाह रहे थे या विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे या सेंट्रल एजेंसीज़ को जो डिफेम करना चाह रहे थे, उस सब पे अब रोक लग गई है। तो अब उनको चुप रहना तो उनकी मजबूरी है। अब जो करें, फेक चैट का केस अलग से चलेगा। अगर वो फेक है तो आईटी एक्ट का ऑफेंस भी बनेगा। मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर का बहुत समर्थन करता हूं कि ये ऑर्डर इनके खिलाफ बहुत पहले हो जाना चाहिए था और होना चाहिए। तो 30 साल क्या ये इस सरकार का टेन्योर ही पूरा कर ले, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट इनके लिए होगी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से जिस तरीके से नवाब मलिक को लेकर डेफेमेशन का जो केस था वो हाई कोर्ट में डाला गया था, आज हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है नवाब मलिक के लिए और कहा गया है कि 9 तारीख तक नवाब मलिक को समीर वानखेड़े को लेकर कोई टिप्पणी न कहें, कोई ट्वीट न करें। किस तरीके से देखते हैं इसको? हाँ, ये ऑर्डर डिवीज़न बेंच ने किया है, इसलिए ये 2 जजों का माइंड लगा है, तो इसकी ज़्यादा लीगल सैंक्टिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सिंगल जज ने ऑर्डर जो किया था उसमें कोई ऐसा इंजंक्शन नहीं दिया था। इसको हम एड इंट्रिम तो नहीं, टेम्पररी इंजंक्शन बोलते हैं। ये टेम्पररी इंजंक्शन है। इस ऑर्डर के बाद उन पर रोक लग गई और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि वो एक MLA है और पब्लिक लाइफ में है, तो अपना रोल अच्छे से प्ले करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बिहेव करें। इसलिए ये ऑर्डर जजों ने देख समझ के दिया है, तो इसकी ज़्यादा सैंक्टिटी है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी ऑर्डर होना चाहिए था। नवाब मलिक जिस तरह की फालतू बातें बोल रहे हैं, जिस तरह से वो टेंटेड बातें बोल रहे हैं, जिस तरह से वो खुद ही कीचड़ में धंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, सारे सिंडिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के अगेंस्ट जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तल्ख टिप्पणी होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट का चाबुक उनको ठीक लगा है और भी लगना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल कॉग्निजेंस भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सर नवाब मलिक की, क्योंकि एक तरफ अगर हम एजेंसियों की बात करें तो वो भी लगातार जांच कर रही हैं और हाई कोर्ट भी सख्त हो चुका है। हाँ, सख्त हो गया है। आप सबसे पहले जो वो बोलकर अपने लोगों को, अपने जो सो कॉल्ड सपोर्टर हैं या जहाँ से भी उनको कहा जाता है कि आप बोलिए, ऐसी चीज़ें क्रिएट कीजिए, उनको मुंह नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन होगी तो इनके घर में तार जुड़े हुए हैं, सबको पता है। इनके दामाद साहब भी 6-8 महीने जेल में रह के आए हैं, बेटी के अकाउंट पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनकी फर्म्स पे भी रेड हो रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो आर्म्स और ड्रग का सिंडिकेट है उससे इनके तार जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये पोस्चरिंग कर रहे थे कि इन एजेंसीज़ को जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उनको डिमोरलाइज़ किया जाए या कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाया जाए, जो कि अब कोर्ट ने अच्छे से पकड़ लिया है और इन पे इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो अब ये बोल नहीं पाएंगे। हाँ, इसका एक पॉजिटिव साइड है, हालांकि मैं उसको लीगली इंटरप्रेट करके बोल रहा हूँ कि ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो प्लेंटिफ है, समीर वानखेड़े के पिता हैं, वो तो बोल ही सकते हैं। उनको आज़ादी है अभी बोलने की, हालांकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो प्लेंटिफ है और लीगल टर्मिनोलॉजी में उनको डोमिनस लिटस कहा जाता है। ही विल लीड द लिटिगेशन, तो वो कर सकते हैं। लेकिन नवाब मलिक साहब की जुबान पे अब ताला, कोर्ट का ताला लग गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। सर, कोर्ट का ताला तो लग चुका है नवाब मलिक की ज़बान पर। जिस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं नवाब मलिक की, इससे पहले जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा था कि हम नवाब मलिक के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो नवाब मलिक कह रहे थे सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते तो अभी उनको कहना चाहिए। और जो पिछला ऑर्डर था उस ऑर्डर को भी मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसा कोई नवाब मलिक साहब को फेवर नहीं किया गया था, या वो कहें उनको लेके जो 7-8 पॉइंट जज साहब ने बनाए थे उस पर ये कहा था कि इस स्टेज पे इतना मटेरियल नहीं है कि हम इन पे रोक लगाएं, पब्लिक लाइफ में है। लेकिन डिवीज़न बेंच में चूँकि उस ऑर्डर को चैलेंज जब किया जाता है तो 2 जजों के सामने जाता है, तो वो अब 2 जजों ने इस पे दिमाग लगाया, 2 पर्सपेक्टिव आए हैं, तो ये ऑर्डर हुआ है। ये वैसे डिस्क्रिशनरी ऑर्डर होता है, टेम्पररी है और ये आगे कभी भी वेरी किया जा सकता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन नवाब मलिक साहब के लिए अब बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। वो जो एक सिंपैथी क्रिएट करना चाह रहे थे या विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे या सेंट्रल एजेंसीज़ को जो डिफेम करना चाह रहे थे, उस सब पे अब रोक लग गई है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं इन चीज़ों को चैलेंज करने, तो उनकी दुर्गति और भी होगी। हाई कोर्ट में पूरे के पूरे मामले को लेकर आज भी तीखी बहस चली। एक तरफ जब नवाब मलिक के वकील का ये भी कहना था कि इनकी अपनी आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं।
हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी 19(1) में ये है, आप राइट टू एक्सप्रेशन है, लेकिन राइट टू एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट आपका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ोर से चिल्लाएं ताकि पड़ोसी की नींद ख़राब हो जाए। तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन एक उस पे लगती है, और वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन ही कोर्ट ने लगाया है कि आप बोल सकते हैं, आप एमएलए हैं, आप असेंबली में जाकर कुछ भी बोलिए, बाहर भी पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन मोटिवेटेड स्टेटमेंट जो इस तरह की पीछे जो इन्होंने बातें बोली हैं उनके फैमिली के बारे में, उनके कास्ट के बारे में, उनके डिवोर्स के बारे में, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, वो शोभा नहीं देती, वो उनको नहीं बोलना चाहिए था। और कोर्ट ने इसको देखते हुए ही रोक लगाया होगा, और इसकी हम जितना भी कंडेम करें जो उन्होंने पहले बोला है, अब तो खैर कानूनी रूप से उनको चुप करा दिया गया, उनकी ज़ुबान पे कानून का ताला लग गया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब उनको चुप रहना तो उनकी मजबूरी है, अब जो करें, जो वो ट्वीट करते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बातें बोलते थे, सेलेक्टिव बातें बोलते थे, एनसीबी के बारे में भी बोलते थे, समीर बानखेड़े के बारे में भी बोलते थे, तो वो सब अब चुप हो जाएंगे। और अगर वो बोलना चाहते हैं तो अपने दामाद के बारे में बोलें, उसका हम वेलकम करेंगे, बताएं कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया था, उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, वो क्या क्या करते हैं, तो इन चीज़ों को वो बताएं पब्लिक को। नवाब मलिक लगातार अपने दामाद को बचाने का प्रयास करते हैं, और समीर वानखेड़े को लेकर तो टिप्पणियां वो अभी तक करते ही रहते थे, पर जो ड्रग पकड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में, अभी परसों की बात है जब एनसीबी ने 100 किलो ड्रग जब्त की है, उस पर बात क्यों नहीं करती है महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र सरकार भी नहीं करती, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहली बात तो कि लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं फेल कर रहा है, तब एनसीबी के सामने ये रिकवरी आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है और इस ड्रग कार्टेल को आगे बढ़ा रही है या नज़रअंदाज कर रही है, जिसके कारण ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। और इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस ड्रग में बहुत पैसा आता है, और ये पैसा आर्म्स का भी पैसा इसमें मिल जाता है। अगर उसको पीछे तक आप जाके देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग भी उसमें जुड़ जाएगी, और ये सारे पैसे का कुछ पार्ट फिल्म इंडस्ट्री में जाता है। तो एक सिंडिकेट ऑपरेट करता है जो बॉम्बे के इस पार्ट को कंट्रोल करता है, और उससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस होती है, और फिल्म इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस होने से जो पब्लिक ओपिनियन मेकिंग प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, और कोर्ट ने जो भी इन सारी चीज़ों को देखा समझा होगा वो ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, और ये अच्छी शुरुआत है और ये होना भी चाहिए। सर, ये जो जितना आज मामला जो यानी कि सुनवाई जो हुई है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उस याचिका को लेकर हुई है जो कि समीर वानखेड़े के पिता के द्वारा डाली गई थी। एक और जो केस है वो कर दिया है समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने, जो कि फैक्ट जो चैट डाली गई थी फेक नवाब मलिक के द्वारा। हाँ, फेक चैट का केस अलग से चलेगा। अगर वो फेक है तो आईटी एक्ट का ऑफेंस भी बनेगा, डिफेमेशन भी बनेगा, फैब्रिकेशन के भी चार्जेस इनके ऊपर लगेंगे, और लगने भी चाहिए। जिस तरह से जितनी ज़्यादा इन्होंने सीमा को पार करके उल्लंघन करते हुए उल्टी सीधे बातें की है टारगेटेड रूप से, तो इनको ये इसका मज़ा इनको भुगतना चाहिए। अगर हमारे संविधान में, अगर हमारे देश के कानून में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंट शंट या उल्टा सीधा जो भी बोलते रहे। खासकर आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और आप एमएलए हैं, कहीं के मंत्री हैं, तो आपको तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो भी आप बातें बोलते हैं, वो बहुत दूर तक जाती हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को इन्होंने मिसयूज़ किया है, और ये मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर का बहुत समर्थन करता हूं कि ये ऑर्डर इनके खिलाफ बहुत पहले हो जाना चाहिए था और होना चाहिए, और इनको तो किसी तरह के स्टेटमेंट देने पे पूरी तरह से रोक लग जानी चाहिए। एक तरफ हाई कोर्ट इतना ज़्यादा सख्ती दिखा रही है नवाब मलिक के बयान और ट्वीटों को लेकर, तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि पब्लिसिटी के लिए आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। तो वहीं शरद पवार का कुछ दिन पहले कहना था कि नवाब मलिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समीर वानखेड़े को लेकर जो बातें बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, एजेंसियों का पर्दाफाश कर रहे हैं, एजेंसियों का असली चेहरा लेकर आ रहे हैं। वो जो माफिया है, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनके ओर से पावर ब्रोकिंग का काम करते रहे हैं आज तक, और इस पूरे सिंडिकेट का अगर सरगना किसी को कहा जाएगा तो अगर हम गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके तार शरद पवार जी से जुड़े मिलेंगे। इसलिए उनको तकलीफ़ तो हो रही है, खासकर उनकी सरकार जो कोलैबोरेशन में उनकी सरकार चला रहे हैं, उस सरकार के मंत्री जेल चले जाएं। एसेट्स तो शरद पवार के सीज़ हुए हैं जो ईडी ने सीज़ किया है, तो ये तकलीफ़ तो इनको होगी ही।
और सेंट्रल एजेंसी ही कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तो नहीं कर पा रही। महाराष्ट्र सरकार तो उनके इशारे पे पुलिस एक्सटॉर्शन कर रही थी, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें चल रही थी। बहुत सारे ऑफिसर्स सामने नहीं भी आएंगे बताने के लिए। तो शरद पवार साहब को तो ये दिख रहा है कि ये जो चीज़ें हैं सेंट्रल एजेंसी जो भी कर रही है उससे उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सब हैम्पर हो रहा है। तो वो तो बोलेंगे ही, उन चीज़ों का हमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना है, नज़रअंदाज कर देना है। जब उनको जो पावर ब्रोकिंग करनी थी वो कर चुके हैं, अब वो दिन बीत चुके हैं, इसलिए उनको चुपचाप ग्रेसफुली इन चीज़ों से बाहर हो जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता के तमाम और टॉपिक्स हैं जिनको लेकर महाराष्ट्र की सरकार को बात करनी चाहिए, पर महाराष्ट्र की सरकार बिजी है एक ऑफिसर को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में। क्या कहेंगे सर उस मराठी मानुष को लेकर, जिस मराठी मानुष को लेकर ये बार बार पे सरकार दावे करती है कि अगले 30 साल तक हमारी सरकार चलेगी? जिस तरीके के नेता काम कर रहे हैं, घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, कब तक टिक पाएंगी इस तरीके से चीज़ें? देखिए, मराठी मानुष तो वो कॉमन मराठी आदमी है जो महाराष्ट्र में रहता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, वहाँ का नागरिक है, जो वोटर है। तो ये मराठी मानुष का कार्ड खेल कर अगर ये उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या रिलीजियस लाइंस पर, रीजनल लाइंस पर, कास्ट लाइंस पर या किसी और लाइन पर बांट रहे हैं, तो ये तो हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा है नहीं। इनको ऐसा करने भी नहीं देगा कोई और ये कर भी नहीं पाएंगे। अब तक जितना भी ये कर पाए हैं और इसको इलेक्शन कार्ड बनाकर ये जो आगे चल रहे थे वो अब नहीं चलेगा। मराठी मानुष इनकी जो भी घटिया हरकतें हैं, जो इनका करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उल्टी सीधी हरकतें ये कर रहे थे, क्राइम सिंडिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वोटर आज की डेट में हमारा बहुत ही स्मार्ट है, बहुत समझदार है, अपने हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन को देखकर, सोचकर, समझ के ही वोट करता है। तो 30 साल क्या ये इस सरकार का टेन्योर ही पूरा कर ले, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट इनके लिए होगी। और ये सरकार, मुझे लगता है, रोज़ ये सुबह सोचते होंगे कि आज शाम तक हमारी सरकार कहीं गिर न जाए। तो ऐसी बातें करके ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने कॉम्प्लेक्स को दूर कर रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों का कोई मायने, कोई भी रिलेवेंस इन चीज़ों का नहीं है।